हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सिक्स्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, ये सिक्स वीडियो है चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। और इस चैप्टर में हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज, क्रॉसिंग और रिकॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इसे वॉल्टर सटन और थियोडर बावेरी ने दिया था। ठीक है, 1902 में। मेंडल के वर्क को, जो मेंडल का जेनेटिक्स पे वर्क था, उस 1900 में वो पब्लिश होने के बाद जेनेटिक्स के जो लॉज थे वो सभी जगह फेमस हो गए थे, उनके बारे में सभी ने जान लिया था। तो उसी के बेसिस पे वॉल्टर सटन थियोडर बावेरी ने अपना जो रिसर्च किया क्रोमोसोम पे और जीन्स पे, उसके बेसिस पे ये इंडिपेंडेंट जो अपने व्यूज़ थे वो रखे, जिसे बाद में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में जाना गया। क्रोमोसोम्स इस थ्योरी में बेसिकली नाम से हमें पता चला है। देखो बेटा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का आपको पता है, इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। आपको पता है कि इनहेरिटेंस जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें जीन्स या कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। अब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होने का जो बिहेवियर है जीन्स का, वही सेम बिहेवियर होता है क्रोमोसोम का। इसे इस थ्योरी में बताया गया है। दैट मीन्स क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स बोथ अकर इन पेयर। ये पता है कि अगर आपको पता होगा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। जैसे एक एग्जांपल में, जैसे ये एक क्रोमोसोम पेयर है और अगर ये होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर है तो इसमें जो जीन्स हैं वो भी पेयर में होंगे। अगर इधर आई कलर का जीन होगा तो इधर भी आई कलर का जीन होगा। इधर अगर किसी और बॉडी कैरेक्टर का जीन होगा तो इधर भी किसी और बॉडी कैरेक्टर, सेम बॉडी कैरेक्टर का जीन होगा। दैट मीन्स जो ये एक होमोलॉगस पेयर, जैसे ये होमोलॉगस पेयर है, इसमें एक क्रोमोसोम हमको मदर से मिलता है और एक क्रोमोसोम हमें फादर से मिलता है। तो सपोज अगर इस क्रोमोसोम पे सेकंड जीन आई कलर के लिए है तो इस क्रोमोसोम पे जो फादर से मिला है उस पर भी सेकंड जीन आई कलर के लिए होगा। इसीलिए हमेशा हम ये कहते हैं कि हमारी बॉडी में या जो हमारे हमारे पास जो क्रोमोसोम्स हैं, जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स हैं, उसमें हर एक जीन पेयर में होता है। मतलब एक जीन सेम करेक्टर का आपको मदर से मिलेगा और सेम करेक्टर का फादर से मिलेगा। बाद में ये डिसाइड होता है कि आप में उन दोनों जीन्स में से कौन सा जीन या कौन सा करेक्टर डोमिनेट करेगा और कौन सा करेक्टर रेसेसिव करेगा। या तो दोनों डोमिनेट करेंगे या हो सकता है दोनों रेसेसिव करेंगे। ठीक है, या कोई थर्ड करेक्टर आएगा। तो ये सब बाद में डिसाइड होता है। तो जैसा हमें पता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं और इसी तरह से जो जीन्स होते हैं वो भी पेयर में होते हैं। द टू एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द सेम लोकस ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम। लोकस का मतलब है लोकेशन। जैसा भी हमने बताया कि अगर ये फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम है तो फर्स्ट पेयर में जो दो क्रोमोसोम है, इसमें ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, मतलब इन दोनों क्रोमोसोम में अगर सेकंड नंबर पे आई कलर का जीन है तो इधर भी सेकंड में आई कलर का ही जीन होगा। दैट मीन्स देखो यहाँ पे लिखा है द टू एलील्स। आपको पता है जीन हमेशा पेयर में होते हैं और जीन की रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म को हम एलील बोलते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि एलील पेयर में होते हैं। ठीक है, और सेम लोकेशन की अगर बात करें तो सेम जीन होगा। ठीक है, और अगर क्रोमोसोम्स होमोलागस हैं तो, ठीक है, क्रोमोसोम्स होमोलागस होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप फर्स्ट पेयर के क्रोमोसोम को सेकंड पेयर के क्रोमोसोम से कंपेयर करोगे। फर्स्ट पेयर के जो दोनों क्रोमोसोम हैं उसमें जो सेम लोकेशन पे जीन्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, एलील डिफरेंट हो सकते हैं बट कैरेक्टर जो होगा वो सेम होगा। तो वॉल्टर सटन और थियोडर बावेरी ने ये आर्ग्यू किया कि पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू अ सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरिड। मतलब अगर गैमेट्स के टाइम पे, गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम पे आपको पता है कि क्रोमोसोम्स जो पेयर होते हैं वो डिसजंक्ट होते हैं, इनमें डिसजंक्शन होता है और एक क्रोमोसोम एक गैमेट में, एक क्रोमोसोम एक गैमेट में, अगले गैमेट में जाता है। तो अगर क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, अलग अलग गैमेट में जा रहे हैं, तो उन पे पाए जाने वाले जो जीन्स हैं वो भी अलग अलग गैमेट में जाएंगे। दैट मीन्स पेयरिंग हो रही है या सेपरेशन हो रहा है अगर क्रोमोसोम पेयर का, वुड लीड टू अ सेग्रीगेशन और पेयर ऑफ फैक्टर। तो उसी समय वो जो जीन्स हैं उनकी भी पेयरिंग या सेग्रीगेशन होगा। ठीक है, अगर दोनों क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग अलग जा रहे हैं, तो जीन्स भी एक दूसरे से अलग अलग जाएंगे। अगर वो सेम एक जगह पे आ रहे हैं तो जो जीन्स हैं वो भी सेम एक जगह पे आएंगे।
दैट मीन्स द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो लीड टू अ सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर, जो भी वो कैरी कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जो बिहेवियर क्रोमोसोम का होता है वही बिहेवियर उस पे पाए जाने वाले जीन्स का भी होता है जब वो इनहेरिटेंस में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गैमेट के थ्रू पहुंचते हैं। सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल। अब मेंडल ने जिस तरीके से फैक्टर्स के डिसोसिएशन एसोसिएशन की बात की थी, जो मेंडल अपने प्रिंसिपल्स में, अपने लॉज में जो उनके फैक्टर्स की बात की थी, एक्सप्रेशन और नॉन एक्सप्रेशन की, और जो वाल्टर सटन ने जब क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के बिहेवियर को देखा तो दोनों को उनमें सिमिलरिटी दिखी और उसी को ही बाद में उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के जो है बोला। ठीक है, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हम सिर्फ इतना जानेंगे कि जो बिहेवियर होता है ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, कि जब गैमीट्स बनने के टाइम पे क्रोमोसोम पेयर सेग्रीगेट होते हैं, तो जिस समय क्रोमोसोम पेयर सेग्रीगेट होते हैं उस टाइम पे जो एलिक पेयर हैं या जो जीन पेयर हैं सेम कैरेक्टर के, वो भी सेग्रीगेट होते हैं। ठीक है, जैसा यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे आपको ये लेफ्ट साइड का एक डायग्राम जो दिख रहा है, इसको हम अलग कर देते हैं। ये जो लेफ्ट साइड का डायग्राम है इसमें एक G1 फेस दिख रही है, ये G2 फेस दिख रही है, इनके बीच में एक फेस आती है S फेस। एस फेस जो होती है, आपको पता है कि जो एस फेस होती है वो सिंथेसिस फेस होती है। ठीक है, सिंथेसिस फेस वो होती है जिसमें जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, और डबल हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ आपको 4 क्रोमोसोम दिख रहे हैं। ठीक है, ये पहला पेयर है और यहाँ पे दूसरा पेयर है। 1 2 3 4 क्रोमोसोम है, या 2 पेयर बोलेंगे। तो अगले G2 में बीच में एस फेस जब से हो के लोग गुजरते हैं तो ये जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है। तो देखो चारों क्रोमोसोम इसमें डुप्लीकेटेड हैं। पहले क्रोमोसोम में दोनों तरफ एक एक क्रोमेटिड दिख रहा है, बट G2 फेज में देखो 2 क्रोमेटिड दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 क्रोमेटिड हर एक क्रोमोसोम में दिख रहे हैं। तो ये डुप्लीकेटेड फॉर्म है, ये डीएनए कंटेंट डबल हो चुका है, बट नंबर में अभी वो उतना ही है, सिंगल, मतलब नंबर में 46 ही होंगे, बट कंटेंट जो हो चुका है वो डबल हो चुका है। मियोसिस 1 की एनाफेज में ये एक दूसरे से अरेंज होते हैं मेटाफेज प्लेट के बाद, जिसमें अरेंजमेंट उनका इस तरीके से होता है जिसमें बीच में बाइफर्केशन होता है। तो मेटाफेज 2 में, मेटाफेज 1 में तो सिंपली ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, जैसे यहाँ बीच से ये दो एक तरफ चले जाएंगे और ये दोनों एक तरफ चले जाएंगे, मतलब ये दोनों एक तरफ चले जाएंगे और ये दोनों एक तरफ चले जाएंगे। बाद में फिर देन उनका फर्दर डिसोसिएशन होगा मियोसिस 2 की एनाफेज में, और वहाँ पे क्रोमोसोम बीच में से टूट करके जो है यहाँ पे सेग्रीगेट हो जाएंगे और 4 जर्म सेल्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वही है कि अगर यहाँ पे आपको 4 क्रोमोसोम दिख रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट में हर एक सेल में 2 क्रोमोसोम हो रहे हैं, क्योंकि मियोसिस हो रही है, रिडक्शन हो रहा है क्रोमोसोम का। ठीक है, अगर यहाँ पे 46 होते तो यहाँ पे जस्ट हाफ सब में 23 पहुँचते। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें आपको गैमेट्स के में जो क्रोमोसोम्स के सेग्रीगेशन है उसको दिखाया गया। अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? पॉसिबिलिटी 2 हो सकती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट पेयर में 2 क्रोमोसोम है, एक ऑरेंज है, एक येलो है, और सेकंड पेयर में 2 क्रोमोसोम है, एक ग्रीन है, एक रेड है। ठीक, पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो ऑरेंज और ग्रीन है ये एक तरफ हों और दूसरी तरफ येलो और रेड हों, मतलब फर्स्ट पेयर का ऑरेंज और सेकंड पेयर का ग्रीन एक तरफ होगा और फर्स्ट पेयर का येलो और सेकंड पेयर का जो रेड होगा एक तरफ होगा। सेग्रीगेशन हुआ, सेग्रीगेशन में सेम मियोसिस 2 में एनाफेज में क्या होगा, एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगे और फाइनली मियोसिस 2 के एंड पे ये 4 गैमेट बनेंगे। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या हुई, देखो पहले क्रोमोसोम का जो पहले पेयर का ऑरेंज क्रोमोसोम है वो दूसरे पेयर के ग्रीन क्रोमोसोम के साथ गया इन दोनों गैमेट में, और अगले 2 गैमेट में फर्स्ट पेयर का येलो क्रोमोसोम अगले पेयर के रेड क्रोमोसोम के साथ बना। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। पॉसिबिलिटी 2 ये हो सकती है कि ये इन दोनों का अरेंजमेंट इस तरह से हो कि ऑरेंज की तरफ रेड वाला क्रोमोसोम हो सेकंड पेयर का, और येलो क्रोमोसोम की तरफ सेकंड पेयर का ग्रीन क्रोमोसोम। अब जब फिर सेग्रीगेशन होगा तो आपने देखो कि ऑरेंज के साथ रेड जा रहा है और येलो के साथ ग्रीन जा रहा है। सेम यही सेग्रीगेशन गैमेट्स में भी हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो क्रोमोसोम्स पेयर हैं उसमें किस पेयर से कौन सा क्रोमोसोम किस गैमेट में जाएगा ये इंडिपेंडेंट होता है, और जितनी बार ये बदलेगा
जितनी बार क्रोमोसोम पेयर में जो क्रोमोसोम हैं बदलेंगे तो उतने ही डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनेंगे, उतनी डिफरेंट टाइप की पॉसिबिलिटीज़ जीन्स की बन सकती है, उतने डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो ये तो फिलहाल ये एक हो गया, ठीक है, ये एक तरीका है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आपको दिख गई। तो दिस इज़ द पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी है कि टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें ये बताया गया है कि जब इनहेरिटेंस होती है, जब क्रोमोसोम्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचते हैं, तो उनका जो बिहेवियर होता है वो वैसा ही बिहेवियर होता है जैसा जीन्स का बिहेवियर होता है। क्योंकि जीन्स भी एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन में पहुंचते हैं तो भी वो पहले सेग्रीगेट होते हैं, सेग्रीगेट होकर के दोबारा से फिर से वो एक वापस एक जगह पे आते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पे। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, देखो टर्म से पता चल रहा है, लिंकेज का मतलब है जहाँ पे लिंक्ड हो, कोई चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हो। और रिकॉम्बिनेशन से पता चल रहा है, रिकॉम्बिनेशन मतलब कोई कॉम्बिनेशन था जिसको पहले अलग किया गया और दोबारा से उसको रिकम्बाइन कर दिया गया। रिकम्बाइन का मतलब फिर से कॉम्बिनेशन, मतलब जो कॉम्बिनेशन था उसको बदल करके दूसरा कॉम्बिनेशन किया गया, इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो अब यहाँ पे देखो, when two genes in a dihybrid cross were situated on a same chromosome, the proportion of the parental gene combination was much higher than the non-parental type. आपने एक फिनोमिना सुना होगा, मियोसिस सेल डिवीजन। जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो उसमें मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में 5 सब फेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस, ठीक है। ये जो 5 सब स्टेजेस होती हैं, इसमें आपने क्रॉसिंग ओवर का एक फिनोमिना सुना होगा, जिसमें जो होमोलॉगस क्रोम पेयर होते हैं, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर होते हैं, उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे के साथ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना करके अपने फ्रैगमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं, अपने जीन्स को इंटरचेंज करते हैं एक दूसरे से। जो होमोलॉगस पेयर है, होमोलॉगस पेयर के दोनों क्रोमोसोम, जैसे फर्स्ट पेयर के, सेकंड पेयर के, थर्ड पेयर के जो क्रोमोसोम्स हैं दोनों, ये आपस में क्रॉसिंग ओवर करके एक दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर क्रॉस ओवर करके अपने क्रोमेटिड्स का फ्रैगमेंट्स का इंटरचेंज करते हैं, इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो क्रॉसिंग ओवर जो फिनोमिना है उससे रिकॉम्बिनेशन होता है। मतलब जो कॉम्बिनेशन, जैसे सपोज कि हमें अपना फर्स्ट पेयर जो हमारा क्रोमोसोम है, फर्स्ट पेयर जो हमारे सेल में क्रोमोसोम है, उसमें एक क्रोमोसोम हमारी मदर से मिला है, एक क्रोमोसोम हमारा फादर से मिला है। तो जो कॉम्बिनेशन, जो सीक्वेंस जीन का हमें मदर से मिला है और जो फादर से मिला है वो एज इट इज़ है। बट जब हमारी अगले गैमेट्स फॉर्म होंगे मियोसिस डिवीजन से, तो उसी में ही जो फर्स्ट पेयर में जो हमारे मदर और फादर का जो क्रोमोसोम है, ये अपने जीन्स को इंटरचेंज कर लेंगे और रिकॉम्बिनेशन कर लेंगे। मतलब जो कॉम्बिनेशन हमको पेरेंट से मिला था, अब उसका एक नया जीन्स का कॉम्बिनेशन बना करके हमने अपने गैमेट्स में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, जिससे आगे फ्यूचर में जो हमारी आने वाली ऑफस्प्रिंग होती है उसमें वेरिएशन होता है, क्योंकि उसको नया जीन कॉम्बिनेशन मिलता है, उसको वो जीन कॉम्बिनेशन मिलता है जो हमने उसको बदल के दिया है। मतलब जो कॉम्बिनेशन हमको अपने पेरेंट्स से मिला था, हम उसको फर्दर चेंज करके उस अपनी अगली जनरेशन में उसको जीन्स को देते हैं, तो उस रिकॉम्बिनेशन से वेरिएशन होता है और बेटर पॉसिबिलिटी होती है बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने की, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे बात करेंगे, अब जैसे हमने बात की, ठीक है, जैसे ये क्रोमोसोम है, और अगर ये क्रोमोसोम, जैसे सपोज कि एक रेड क्रोमोसोम है और एक दूसरा क्रोमोसोम है, पर्पल क्रोमोसोम बना देते हैं, ठीक है, ये दो क्रोमोसोम है। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर आपको दिखेगा क्या, कि आपको जो पर्पल क्रोमोसोम है उसका कुछ पार्ट आपको रेड क्रोमोसोम पे दिखेगा, ठीक है। अब सेम अभी बना के बता रहे हैं आपको। जैसे ये है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ये क्रोमोसोम आपको बना और ये क्रोमोसोम इसके सामने वाला है। अब आपने देखा कि क्रॉसिंग ओवर में जब इन दोनों, इस जो पेयर है, ये जो पेयर है,
सपोज़ कि एक हमें फादर से मिला था क्रोमोसोम और एक मदर से क्रोमोसोम मिला था, और ये दोनों ने जब आपस में अपने जीन्स को इंटरचेंज कर लिया, अब ये नए कॉम्बिनेशन के क्रोमोसोम तैयार हो गए, इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो क्रॉसिंग और फिनोमिना के बाद रिकॉम्बिनेशन हो गया जीन्स का। अब ये क्रोमोसोम्स अगर हम गैमेट बनाते हैं तो उसमें जब एक दूसरे से अलग होंगे, ये इस गैमेट में जाएगा, एक लेफ्ट क्रोमोसोम अलग गैमेट में जाएगा और राइट क्रोमोसोम अलग गैमेट में जाएगा। तो अब ये वो कॉम्बिनेशन है जो नया कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया है, ठीक है। अब ये वो कॉम्बिनेशन नहीं जो हमको अपने पेरेंट्स से मिला था। तो ये फिनोमिना है रिकॉम्बिनेशन का। तो मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन और द लिंकेज ऑफ द टू जीन्स, ठीक है, एंड कॉइन्ड द टर्म लिंकेज टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ अ जीन्स ऑन अ सेम क्रोमोसोम। अब यहाँ पे देखो, जैसे जीन्स का इंटरचेंज हुआ, फ्रेगमेंट्स का इंटरचेंज हुआ, बट यहाँ पे कुछ जीन्स ऐसे होंगे जो आपस में बदले नहीं हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे जीन है, ये जो जीन है, ये 4 जीन्स एक साथ रहे हैं आफ्टर क्रॉसिंग, और भी ये 4 एक साथ रहे हैं, ये 4 एक साथ रहे हैं, ये 4 एक साथ रहे हैं। अगर दूसरे क्रोमोसोम की बात करें, इसमें ये जीन्स एक साथ रहे हैं, ये जीन्स एक साथ रहे हैं, ठीक है, ये जीन्स एक साथ रहे हैं और ये जीन्स एक साथ रहे हैं। तो दैट मीन्स इतने जीन्स जो आफ्टर रिकॉम्बिनेशन भी उनकी पोजीशन नहीं बदली, वो आपस में जैसे पहले ग्रुप में थे वैसे ही बाद में ग्रुप हैं। तो ये जो जीन्स हैं, ये जीन्स जिस फिनोमिना को शो कर रहे हैं, दैट इज़ अ लिंकेज। ये लिंकेज है। लिंकेज का मतलब होता है कि आफ्टर क्रॉसिंग ओवर जो जीन्स हैं, अगर जो जीन्स आपस में जिस कॉम्बिनेशन में पहले थे बिफोर क्रॉसिंग ओवर, बिफोर मियोसिस डिवीजन जो पहले थे, वो आफ्टर मियोसिस गैमेट्स में भी जो क्रोमोसोम पहुंचे हैं क्रॉसिंग ओवर के बाद, उसमें भी सेम कॉम्बिनेशन ही है। तो वो जो जीन्स होते हैं वो आपस में लिंकेज शो करते हैं। दैट मीन्स लिंकेज का मतलब है कि जो जीन्स ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। तो द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम, इसको उन्होंने टर्म बोला है लिंकेज। और जो जीन्स आपस में होते हैं, जैसे ये 4 हैं, ये 4 हैं, तो इनका एक ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं लिंकेज ग्रुप। मतलब लिंकेज ग्रुप का मतलब है कि इसमें वो जीन्स आते हैं जो एक दूसरे के साथ पहले भी कॉम्बिनेशन में थे और आफ्टर मियोसिस भी बाद में भी सेम कॉम्बिनेशन में है। द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, नॉन पेरेंटल का मतलब है न्यू कॉम्बिनेशन। न्यू कॉम्बिनेशन का मतलब है ये वो कॉम्बिनेशन नहीं है जो हमारे पेरेंट्स में था, जो हमको पेरेंट से मिला था वो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन है। और नॉन पेरेंटल का मतलब है कि जो रिकॉम्बिनेशन के बाद बना है। तो नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। तो द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग डायहाब्रिड क्रॉस इज रिकॉम्बिनेशन। देखो यहाँ पे बताया गया कि जो नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन बनता है, मतलब जो कॉम्बिनेशन हम में था उससे जो बदला हुआ कॉम्बिनेशन हमारी अगली जनरेशन में पहुंचा है, तो जो बदला हुआ कॉम्बिनेशन है उसे बोलते हैं नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। तो नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन को ही हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। अभी हमने बताया था रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि दोबारा से कंबाइन होना, मतलब जो पेरेंट्स में जो कॉम्बिनेशन था उसको ब्रेकअप करके दोबारा से रिकम्बाइन होना, उसमें कुछ नए जीन्स का ऐड होना, कुछ पुराने जीन्स का रिमूव होना। तो जो एक नया कॉम्बिनेशन तैयार होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। व्हेन जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम दे आर टाइटली लिंक्ड एंड शो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन। आपको पता है, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि अगर इतना रेड पोर्शन एक्सचेंज हुआ है तो इस पर जो सेम क्रोमोसोम पे जो जीन्स हैं, ये जीन्स आपस में टाइटली लिंक्ड है, बहुत क्लोज लिंक्ड है, तो ये बहुत कम रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे। मतलब अगर हम यहाँ पे जीन्स बनाएं, जैसे इस क्रोमोसोम पे हम 4 जीन बनाते हैं, सपोज़ कि जैसे हमने यहाँ पे ये ए है जीन, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है। मान लो ये 8 जो है जीन्स एक क्रोमोसोम पे हैं। इसमें जो जीन्स ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे, जैसे ए बी के बहुत पास है, ए सी से उतना पास है, मतलब ए सी से बी से तो दूर है, मतलब ए और सी की जो डिस्टेंस है वो बी से तो ज़्यादा है, लेकिन ए और डी के बीच से डिस्टेंस से कम है। दैट मीन्स अगर ए बी ये बहुत पास पास रिलेट करते हैं, मतलब सेम लोकेशन पे, बहुत पास पास लोकेशन पे वहाँ क्रोमोसोम में हैं, सेम क्रोमोसोम पे, तो ये टाइटली लिंक्ड होंगे और ये लिंकेज शो करेंगे, ज़्यादा लिंकेज शो करेंगे, कम रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे। मतलब अगर सेम क्रोमोसोम की बात की जाए तो जो जीन्स दूर दूर लोकेट होते हैं वो ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं, कम लिंकेज शो करते हैं। और जबकि जो जीन्स पास पास लोकेट होते हैं वो ज़्यादा लिंकेज शो करते हैं और कम रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं। दैट मीन्स जो डिस्टेंस होता है जीन्स का
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिकॉम्बिनेशन के, कि जीन्स जितना ज़्यादा दूर होंगे उतना ही ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा, उतना ही ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा, और जीन्स जितना पास होंगे उतना ही कम रिकॉम्बिनेशन होगा, उतना कम क्रॉसिंग ओवर होगा, उतना ही ज़्यादा लिंकेज वो शो करेंगे। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। नाउ अगर हम लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू सेपरेशन ऑफ अ लिंक्ड जीन्स। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है कि जिसमें जीन्स जो एक दूसरे के पास लोकेट हैं, जो लिंकेज हैं वो आप एक दूसरे से सेपरेट हों, मतलब जो लिंक्ड जीन है वो अगर सेपरेट हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। और अगर जीन्स वापस में अभी भी हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे लिंकेज। ठीक है, और लिंक क्रॉसिंग में क्या होता है, इसमें एक्सचेंज होता है सेगमेंट्स का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब है जो फर्स्ट पेयर के क्रोमोसोम है, सेकंड पेयर के, जो पेयर के दोनों क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से होमोलॉगस होते हैं, और उनके जो क्रोमेटिड्स हैं, मतलब अलग अलग, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है उन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। जैसा भी हम पिछले डायग्राम में हमने देखा था कि जो रिकॉम्बिनेशन हुआ था वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स के बीच में होता है, और ये दोनों, जैसे ये और ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, तो इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, और लिंकेज शो करते हैं, इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल क्रोमोसोम। लिंकेज हमेशा हमने बताया कि एक सिंगल क्रोमोसोम पे ही शो होगा, क्योंकि अगर क्रोमोसोम अलग अलग हैं तो वो जनरली लिंकेज कैसे शो करेंगे, क्रोमोसोम ही बदला है तो लिंकेज होने का कोई मतलब ही नहीं होता। लिंकेज हमेशा सेम क्रोमोसोम पे जो डिस्टेंस जिसकी जिन जीन्स की बहुत पास पास होगी, बहुत कम डिस्टेंस होगी उनके बीच में, उतना ही ज़्यादा लिंकेज होगा, और जितना उनका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही कम लिंकेज और ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर कैन नेवर बी एक्सीड 50%। 50% से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब क्रोमोसोम एक्सचेंज होंगे तो 50% से ज़्यादा क्रोमोसोम एक्सचेंज नहीं हो सकते, क्योंकि 50% से ज़्यादा अगर एक्सचेंज हो गया, मान लो 70% एक्सचेंज हो गया, तो 70% एक्सचेंज का मतलब है एग्जैक्टली जो एक्सचेंज हुआ है वो सिर्फ 30% का हुआ है। 70% तो अगर ए बी में पहुंच गया, बी ए में पहुंच गया, तो बात तो वही हुई कि 70% ए रह गया और 70% बी रह गया, तो एक्सचेंज कितने का हुआ, 30%। इसका मतलब कभी भी जो ये क्रॉसिंग ओवर है, ये रिकॉम्बिनेशन, वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, और द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कैन नेवर बी मोर देन अ हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। ऑब्वियसली लिंकेज ग्रुप हमेशा क्रोमोसोम पे बनते हैं, और आपको पता है कि जो लिंकेज ग्रुप होता है वो इंडिविजुअल, जैसे क्रोमोसोम मान लो होमोलॉगस पेयर हैं, जैसे 23 पेयर्स हैं, तो 23 पेयर्स में हम सिर्फ हर एक पेयर के एक ही क्रोमोसोम को तो देखेंगे, क्योंकि अगर हम लिंकेज ग्रुप बना रहे हैं जो एक क्रोमोसोम पे, वही तो सेम लिंकेज ग्रुप दूसरे क्रोमोसोम पे भी होगा, बिकॉज होमोलॉगस क्रोमोसोम, जो होमोलॉगस पेयर में क्रोमोसोम होते हैं उन दोनों, वो दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के होमोलॉगस होते हैं, सिमिलर होते हैं, उनमें नंबर ऑफ जीन्स और सभी सिमिलरिटी होती हैं। तो जो लिंकेज ग्रुप एक क्रोमोसोम फॉर्म करेगा वही सेम लिंकेज ग्रुप सेकंड क्रोमोसोम भी फॉर्म करेगा, एक ही होमोलॉगस पेयर के। तो इसलिए हमेशा पेयर में से हमेशा एक क्रोमोसोम की बात करते हैं। तो टोटल 23 पेयर्स हैं, तो 23 लिंकेज ग्रुप से ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब कैन नेवर बी मोर देन हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। जो भी हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है उससे ज़्यादा लिंकेज ग्रुप फॉर्म नहीं हो सकते। इट इंक्रीजेज, अब क्रॉसिंग ओवर की बात करें, इट इंक्रीजेज वेरिएबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग न्यू जीन कॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर से हमेशा नए जीन कॉम्बिनेशन तैयार होते हैं, और जिससे वेरिएबिलिटी बढ़ती है, वेरिएशन होता है। और जबकि लिंकेज जितना ज़्यादा होगा उतना वेरिएबिलिटी या वेरिएशन कम होगा, क्योंकि लिंकेज हमेशा ये कोशिश करेगा कि जो पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन है वो वैसा ही बना रहे, कोई नया जीन कॉम्बिनेशन ना तैयार हो। अगर जीन कॉम्बिनेशन नहीं बदलेगा तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो गैमेट्स बन रहे हैं वो सेम पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन को लेके जाएंगे, और कोई भी वेरिएशन अगली जनरेशन में नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर ये बातें मेरी एक बहुत ध्यान से समझना, कि जहाँ पे जिस भी प्रोसेस में डाउट हो तो एक बार दोबारा से उसको रिपीट करके सुन लेना। अगर इनकेस फिर कोई क्वेश्चन उठता है तो उसको आप डैम को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, तो ताकि जिससे आपको कोई डाउट बिल्कुल ना रहे। अब लिंकेज और क्रॉसिंग वर्ड, जो क्रॉसिंग लिंकेज है, इसके लिए यहाँ पे एनसीईआरटी में एक क्रॉस ए और क्रॉस बी दिया गया है। ये जो क्रॉस है ये वैसे तो बहुत ही आपको टिपिकल लगता होगा, बट ये बहुत ईजी क्रॉस है। इसमें ये जो दो क्रोमोसोम है, इसमें इन्होंने XX और XY क्रोमोसोम लिया है। यहाँ पे ये XX क्रोमोसोम है और ये
एक्स वाई क्रोमोसोम है। वाई क्रोमोसोम को जनरली हम नहीं लेते हैं क्योंकि वाई क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स होते हैं वाई और एक्स ये दोनों होमोलॉगस नहीं होते, तो इनके बीच में इंटरचेंज नहीं होता है। तो इसलिए वाई मतलब यहाँ पे निल मान के चलेंगे कि वाई में कोई नहीं होना है चेंज, और जो बाकी 3 एक्स है इनमें ही चेंज होगा। क्रॉस ए में ये देखो यहाँ पे क्या दिखा है कि जो क्रोमोसोम्स है इसमें वाई और डब्ल्यू 2 जीन लिए हैं, और इस वाले मेल में वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस लिया है। जबकि क्रॉस बी में देखो डब्ल्यू और एम जीन लिया है, और जो इधर लिया है मेल में वो डब्ल्यू प्लस और एम प्लस लिया है। यहाँ पे एक बात आपने ध्यान दी होगी कि वाई और डब्ल्यू क्रॉस ए में जो 2 जीन्स लिए हैं ये बहुत पास पास लोकेट हैं, और जो क्रॉस बी में जो जीन है ये दूर दूर लोकेट है। अल्टीमेटली यहाँ पे F1 जनरेशन इधर आएगी क्रॉस ए में, और F1 जनरेशन क्रॉस बी में आएगी। F2 जनरेशन क्रॉस ए में आएगी, F2 जनरेशन क्रॉस बी में आएगी। अल्टीमेटली यहाँ पे रिजल्ट पहले ध्यान दो कि यहाँ पे देखो पैरेंटल टाइप 98.7 है, और रिकॉम्बिनेंट टाइप मतलब जो रिकॉम्बिनेशन हुआ है वो सिर्फ 1.3% हुआ है, मतलब नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, मतलब रिकॉम्बिनेशन कहें या नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन कहें वो सिर्फ 1.3% है, तब जब जीन पास पास लोकेट है। वही क्रॉस बी में ध्यान दो, WM काफ़ी दूर लोकेट थे, क्रॉस करने का पैटर्न सेम वही है, लेकिन यहाँ पे पेरेंटल टाइप देखो 62.8 हो गया, और जो रिकॉम्बिनेंट टाइप है वो 37.2 हो गया। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन 37 जो है यहाँ पे देखो 37.2 हो गया, जबकि यहाँ पे क्रॉस ए में जो रिकॉम्बिनेशन है वो सिर्फ 1.3% है। तो इतना डिफरेंस क्यों? क्रॉस में रिकॉम्बिनेशन बहुत कम हुआ है, लिंकेज ज़्यादा हुआ है, जबकि क्रॉस बी में लिंकेज बहुत कम हुआ है, रिकॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बने, बिकॉज यहाँ पे जो जीन्स हम ले रहे हैं ये एक दूसरे से काफ़ी दूर लोकेट हैं, जबकि यहाँ पे जो जीन्स ले रहे हैं ये काफ़ी पास लोकेट हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पॉसिबिलिटी क्या की है, सबसे पहले इन्होंने क्रॉस किया है कि जो पेरेंटल का क्रॉस कैसे कराया कि जो इनका ये एक्स है ये इससे क्रॉस कराया, और फीमेल के और फीमेल के दूसरे से क्रॉस कराएंगे तो भी दोनों में यही सेम कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, जबकि मेल पेरेंट का वाई जब इन दोनों क्रोमोसोम के साथ क्रॉस करेगा तो हमेशा यही कॉम्बिनेशन आएगा। तो यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन आने, बट हमने यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन दिखाया है। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे अगर यहाँ पे पेरेंट्स का ये एक्स इसके फीमेल के किसी भी एक्स से क्रॉस करेगा तो हमेशा यही कॉम्बिनेशन आएगा, और मेल पेरेंट का वाई फीमेल के किसी भी एक्स के साथ क्रॉस करेगा तो एक कॉम्बिनेशन यही आएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई है? ठीक है, तो अगर इनकेस कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। अब हम इसी को आपको थोड़ा सा रफ करके इस चीज़ को और दिखा देते हैं। तो F1 जनरेशन जो आई वो आपको क्लियर हो गया है। नाउ अब हम F1 जनरेशन का क्रॉस कराते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना कि इन्होंने कैसे क्रॉस कराया है। इन्होंने मेल का जो वाई क्रोमोसोम है ये लिया और पहले इससे और इससे क्रॉस कराया, तो उनको 2 कॉम्बिनेशन मिले, एक ये कॉम्बिनेशन मिला और एक ये कॉम्बिनेशन मिला। ठीक, अगली बार क्या किया उन्होंने, जो फीमेल पेरेंट है F1 जनरेशन में, जो फीमेल पेरेंट है ये इनके जीन्स को इंटरचेंज किया। इंटरचेंज का मतलब है कि देखो ऊपर वाले में उन्होंने YW लिया है और जबकि नीचे वाले में Y प्लस W प्लस लिया है, तो उन्होंने इसका जो W प्लस है वो ऊपर वाले क्रोमोसोम के पास पहुंचा दिया और W जो है नीचे कर दिया। मतलब अब कॉम्बिनेशन बना है, यहाँ पे एक बना है आपका Y और W प्लस, और दूसरा नीचे कॉम्बिनेशन बना है Y प्लस और W। ठीक है, अब दोबारा फिर इन्होंने इस जो Y का क्रॉस है इन दोनों से कराया, तो अगली बार ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन आया। मतलब इधर के ये दोनों बिना रिकॉम्बिनेशन किए हुए फीमेल क्रोमोसोम्स के साथ क्रॉस करके बना, और इधर वाले दोनों ऑफस्प्रिंग फीमेल के दोनों एक्स का जब आपस में रिकॉम्बिनेशन हो गया, जब एक एक जीन ऊपर नीचे एक्सचेंज हो गए, तब जब रिकॉम्बिनेशन हुआ तो ये दोनों बने। ठीक है, तो टोटल अगर मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के दोनों एक्स के साथ पहले बिना रिकॉम्बिनेशन के और आफ्टर रिकॉम्बिनेशन के क्रॉस करता है, तो ये 4 तरह के डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स आपको मिलेंगे। ठीक है, वही सेम F1 जनरेशन में जो मेल पेरेंट का एक्स क्रोमोसोम है पहले इन दोनों क्रोमोसोम के साथ पेयर करेगा, और बाद में उनके एक्सचेंज के बाद जब उन दोनों से पेयर करेगा तो फाइनली बिफोर एक्सचेंज ये दोनों तैयार होंगे और आफ्टर एक्सचेंज ये दोनों कॉम्बिनेशन तैयार होंगे, तो ये 4 कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएंगे। तो दैट मीन्स कि इस पूरे क्रॉस में
उन्होंने यहाँ पे क्रॉस करने का पैटर्न सिमिलर है, यही जो क्रॉस ए में पैटर्न उन्होंने यूज़ किया है वही क्रॉस बी में पैटर्न यूज़ किया है, ठीक है। बस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इसलिए यहाँ पे कम और ज़्यादा दिखाई गई है क्योंकि उसमें जो डिस्टेंस है ये क्रॉस बी में, इसमें डिस्टेंस जीन्स के बीच में दूर दूर है तो उन्होंने ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन दिखाया है, और यहाँ पे क्रॉस में डिस्टेंस जो है वो कम है इसलिए यहाँ पे उन्होंने कम रिकॉम्बिनेशन दिखाया है। रिकॉम्बिनेशन करने का पैटर्न वही है, ठीक है। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि सेम है। अगर इन केस यहाँ पे अगर डाउट होता है तो इस पॉइंट को, इस क्रॉस ए क्रॉस बी को रिकॉम्बिनेशन को हम आपको एक दूसरे अलग सेपरेट वीडियो से और डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।